तमाशा और डिवोर्स चैप्टर 27। चलिए शुरू करते हैं। खुराना मैंशन के बाहर जैसे ही आयुष्मान की कार रुकती है तो आयुष्मान कार से बाहर निकलता है और फिर माया, लेकिन माया तो आयुष्मान की तरफ देखती तक नहीं है और जल्दी से अंदर की ओर भागती है। तो आयुष्मान माया को इस तरह भागता हुआ देख कहता है, संभल कर, मेरे लिए तो रुको। और फिर वह भी माया के पीछे पीछे आ जाता है। वहीं माया जैसे ही हॉल में पहुंचती है तो उसकी नज़र सामने बैठी लड़की पर पड़ती है, जिससे उसकी नज़रें एकदम से ठंडी पड़ जाती हैं, क्योंकि सामने सोफे पर वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रायमा थी, जो बिल्कुल किसी महारानी की तरह अपने दोनों हाथ फैलाए सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठी थी, जैसे यहाँ की वही मालकिन हो, जिससे माया के कदम तो अपने आप ही रुक जाते हैं। वहीं आयुष्मान जो माया के पीछे आ रहा था, वो माया को यूँ खड़ा देख मुस्कुराते हुए उसके हाथ को एकदम से पकड़ लेता है और उसे अपने करीब करते हुए कहता है, क्या हुआ जान, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि मेरे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। लेकिन माया तो अभी भी बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। माया को इस तरह देख आयुष्मान को थोड़ा अजीब लगा, तो वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान मुझे छोड़कर कहाँ है। और फिर आयुष्मान उस तरफ देखता है जहाँ माया देख रही थी। आयुष्मान जैसे ही रायमा को देखता है तो उसके चेहरे का रंग एकदम से काला पड़ जाता है। वहीं माया एकदम से आयुष्मान के हाथ से अपना हाथ खींच लेती है और गुस्से से उसे घूरती है। लेकिन आयुष्मान को तो कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये सुबह सुबह यहाँ खुराना मैंशन में कर क्या रही है, क्योंकि जहाँ तक आयुष्मान को पता था उसने कल ही डायरेक्टर को कॉल करके कहा था कि इस राइमा का अच्छा खासा इंतजाम कर दे और 1 महीने तक शूटिंग में इतनी बिजी रहे कि इसके पास खाना खाने का वक्त भी ना हो। लेकिन यहाँ तो रिलैक्स होकर बैठी थी, जैसे उसके पास कोई काम ही ना हो। राइमा मुस्कुराते हुए जल्दी से आयुष्मान के पास आती है और उसे कस के गले लगाते हुए कहती है, आई मिस यू आयु बेबी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। वहीं माया को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यहाँ उसके सामने ही राइमा उसके पति से ऐसे चिपक रही थी जैसे वो उसी का पति हो। ऊपर से आयुष्मान को बिल्कुल सुनने पड़ गया था और वो तो रिएक्ट ही नहीं कर पाया था, जिसे देख माया गुस्से से दोनों को घूरती है और फिर पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है और खुद ही मन में बड़बड़ाती है, वैसे तो हमेशा मुझे कहता है कि तुमसे प्यार करता हूँ और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये है वो है, और कैसा चिपक रहा था, झूठा मक्कार इंसान। लेकिन तभी आयुष्मान उसका हाथ पकड़ लेता है। माया घूर कर उसके हाथ को देखती है और उसका हाथ गुस्से से झटकते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं राइमा तो अभी भी आयुष्मान से लिपटी हुई थी, तो आयुष्मान राइमा को खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो राइमा हंसते हुए कहती है, क्या आयु बेबी, कैसा मजाक कर रहे हो, तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ आकर, इसीलिए मैं आ गई। और फिर अपने चेहरे पर प्यारी सी मासूमियत लाते हुए बड़ी ही भोलीपन से कहती है, क्या हुआ आयु बेबी, क्या तुम खुश नहीं हो। वहीं माया ने जाते जाते राइमा की ये बात सुन ली थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर दी और आयुष्मान की तरफ देखती भी नहीं है और गुस्से से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वहीं सीढ़ियों पर सरस्वती जी और मालती जी दोनों ही मज़े से ये ड्रामा देख रही थी और माया को इस तरह देख उन दोनों को तो अपने दिल में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था और उस पर काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि तभी सरस्वती जी माया का रास्ता रोकते हुए कहती हैं, क्या हुआ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, समझ में आ गई होगी तुम्हें तुम्हारी औकात। ये बोल वो हंसने लगती हैं, लेकिन माया सरस्वती जी को कुछ नहीं कहती और उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, जो देख सरस्वती जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा था कि माया उन्हें इग्नोर कर रही है और वह मन ही मन कहती हैं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया इस तो कौड़ी की लड़की का। वहीं राइमा अपने प्यार का जादू चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी आयुष्मान पर, लेकिन आयुष्मान को तो इरिटेशन हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह अभी भी इतनी जल्दी राइमा को सबक सिखाकर आसानी से नहीं जाने देना चाहता था, बल्कि उसे तो इस तरह बर्बाद कर देना चाहता था कि वो घर की रहे ना घाट की। लेकिन राइमा की ऐसी अजीब अजीब हरकतें की वजह से आयुष्मान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वह गुस्से से तिलमिला रहा था कि कैसे इस पनौती से पीछा छुड़ाए। वहीं बीराम जी
भी कनिका को अपने साथ लेकर आ जाते हैं, क्योंकि अरमान ने कनिका को अपना अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहा था और अभी कनिका ठीक थी, लेकिन वो भी थोड़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो राइमा को आयुष्मान के साथ देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वही आयुष्मान राइमा को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था और इरिटेशन से कहता है, मुझे परेशान मत करो, मुझे कुछ काम है। लेकिन राइमा तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह अपनी दोनों बाहें आयुष्मान के गले में डालते हुए थोड़ी नाराज़गी के साथ कहती है, आयु बेबी, मैं तुम्हारे लिए शूटिंग छोड़ कर आई हूँ और तुम मुझे ऐसे रूडली बिहेव कर रहे हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तो आयुष्मान एकदम से राइमा की ऐसी अजीबोगरीब हरकतें से इरिटेट होते हुए अपने गले से उसके दोनों हाथ हटाते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। ये बोल वहाँ से जाने लगता है। लेकिन राइमा को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो आयुष्मान उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, जिससे राइमा आयुष्मान की अटेंशन पाने के लिए एकदम से उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे आयुष्मान संभल नहीं पाता और एकदम से राइमा के ऊपर ही आ जाता है, जिससे राइमा और आयुष्मान एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। वहीं विराम जी और कनिका तो दोनों ऐसे उन दोनों को देख रहे थे जैसे मानो कोई फिल्म चल रही हो। कनिका जल्दी से अपने फ़ोन से दोनों की वीडियो बनाने लगती है और खुद से ही कहती है, भाई आप हमेशा ही भाभी को परेशान करते हो ना, हमेशा ही। अब तो गिरगिट की तरह रंग भी बदलना शुरू कर दिया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आपकी लंका ना लगा दी तो मेरा नाम भी कनिका नहीं। और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन तभी पूरे हॉल में एक जोरदार बर्फ़ सी ठंडी आवाज़ गूंजती है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। इससे सभी के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया। आखिर ये क्या बेहुदा हरकत हो रही है। सभी लोग हैरानी से उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मिलन जी खड़े थे, जिन्हें देखकर सभी लोग अपनी जगह पर जम से गए। वहीं आयुष्मान तो अपने डैड को देख एकदम से राइमा को खुद से दूर धक्का देकर सीधे खड़ा हो जाता है, जिससे राइमा को तो अपने हाथ में हल्की सी चोट लग जाती है और उसकी मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। लेकिन आयुष्मान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं सीढ़ियों पर सरस्वती जी और मालती जी भी एकदम से घबराते हुए नीचे आती हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मिलन जी इस तरह और इस समय पर वापस आ जाएंगे। वहीं मिलन जी अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गए थे, जिसे लेने वो आए थे। लेकिन अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देख गुस्से से उनकी आंखें लाल पड़ गई थी। मिलन जी गुस्से से आयुष्मान के पास आ जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने क्या इस घर को अपनी अय्याशी का अड्डा समझ रखा है? जो कुछ भी करोगे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेहुदा हरकत करने की? आयुष्मान कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एकदम से मिलन जी खींचकर एक थप्पड़ आयुष्मान की गाल पर रख देते हैं, जिससे आयुष्मान का चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है, जिससे सभी लोग एक पल के लिए। वहीं राइमा भी एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिलन जी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। वहीं मालती जी आयुष्मान को मार खाता देख एकदम से चिल्लाते हुए कहती हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? कोई अपने ही जवान बेटे को इस तरह हाथ उठाता है क्या? तो मिलन जी गुस्से से मालती जी को देखते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है, जो ये नालायक शादीशुदा होते हुए भी अपनी बीवी को छोड़ किसी गैर औरत को लाकर यहाँ रंगरलियाँ मना रहा है। तो अब मालती जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी चिल्लाते हुए कहती हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आपके ज़बरदस्ती के रिश्ते के बोझ को वह ज़िंदगी भर ढोता रहे? आपने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी है क्या? ज़बरदस्ती आपने उसकी शादी उस बदसूरत लड़की से करवा दी, जिसमें ना तो फैशन का कोई सेंस है और ना ही कोई सोसाइटी में उठने बैठने का तरीका। ऐसी जाहिल लड़की को लाकर आपने मेरे बेटे के गले बांध दिया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन तभी आयुष्मान माया की बेइज्जती सुन खुद को अब और नहीं रोक पाता और उससे पहले ही कितनी बार मालती जी माया के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो ना सही, कम से कम उसे नीचा तो ना दिखाए। लेकिन मालती जी तो कभी अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं थी। वह चिल्लाते हुए कहती है, इसीलिए अब आयुष्मान भी मालती जी पर गुस्सा करते हुए कहता है, बस मॉम बहुत हो गया,
आप हमेशा ही क्यों माया को हर चीज़ में घसीटती रहती हैं? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? थप्पड़ मुझे पड़ा है क्योंकि गलती मेरी थी, और डैड ने बिल्कुल सही किया मुझे थप्पड़ मारकर, क्योंकि मैंने गलती की है तो सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। वही माया भी अब तक अपने रूम से बाहर आ गई थी बाहर का शोर सुनकर, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और देखते ही देखते हॉल जंग के मैदान में बदल चुका था। माया सीढ़ियों से नीचे आती है, जिसे देख सरस्वती जी मुंह बनाते हुए कहती है, आ गई सारे फसाद की जड़। लेकिन माया को तो उनकी कड़वी बातों की आदत थी, इसीलिए वह कुछ नहीं कहती और वहाँ के मामले को समझते हुए मिलन जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर एक नज़र राइमा देखती है, जिसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, और फिर आयुष्मान के चेहरे पर, जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ नज़र आ रहे थे, जिससे माया इतना तो समझ चुकी थी कि उसके गालों पर रसीद कटी है और ये काम तो सिर्फ डैड का ही हो सकता है। मालती जी माया को देख गुस्से से मुंह बनाते हुए कहती, आखिरकार तुम्हारे दिल को ठंडक मिल ही गई होगी। आखिरकार सब कुछ तुम्हारा ही तो हो गया है ना। जब से आई हो तब से जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा तुमसे। मालती जी के कहे शब्द बिल्कुल कड़वे थे, जो कि किसी के भी दिल पर कांटे की तरह चुभ जाएं। लेकिन माया उनकी बातों को बिल्कुल बुरा नहीं मानती और बिल्कुल शांति से कहती है, मोम आप क्या चाहती हैं? यही ना कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं? तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। माँ की कही बात सुन मानो सभी लोगों को एक पल के लिए 440 वोल्ट का करंट लगता है। मिलन जी माया की तरफ देख कहते हैं, तुम पागल हो चुकी हो क्या? आखिर तुम क्यों घर छोड़कर जाओगी? अगर कोई जाएगा तो वो जिसे तुम्हारे रहने से दिक्कत है। ये बोल मिलन जी मालती जी की तरफ देखते हैं और फिर आयुष्मान की तरफ। लेकिन तभी माया मिलन जी को शांत कराते हुए कहती है, डैड आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब और नहीं। मैं खुद के फैसले खुद ले सकती हूँ, और आपने ही तो कहा था कि आप मुझे हमेशा ही हर फैसले में सपोर्ट करेंगे। माया की ये बात सुन मिलन जी चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी आयुष्मान थोड़ा गुस्से के साथ कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें यहीं इसी घर में मेरे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन तभी माया के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ जाती है और वो राइमा की तरफ देखते हुए कहती है, सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन जब हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा तब तो मुझे जाना ही होगा ना। आयुष्मान माया के मुँह से डिवोर्स की बात सुन गुस्से से उसकी बाजू पकड़ते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो, और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें डिवोर्स चाहिए? सपने ही देखती रहो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन तभी माया एकदम से आयुष्मान के हाथ को झटकते हुए कहती है, क्यों नहीं दोगे मुझे तुम डिवोर्स? वैसे भी मेरा और तुम्हारा रिश्ता बस नाम का ही रिश्ता बनकर रह गया है। 1 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन इस रिश्ते में मुझे क्या मिला? कुछ भी ना। एक अच्छा परिवार और ना ही पति का प्यार, और मिला तो क्या दिखावा। अब मुझसे और नहीं हो रहा। अब मैं और इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं निभा सकती। तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, तुम्हें जो करना है करो। और फिर दोनों हाथ जोड़ते हुए, पर मुझे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ादी दे दो, क्योंकि अब मैं और इस झूठी पहचान के साथ नहीं जीना चाहती और ना ही इस रिश्ते का बोझ उठाना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।